नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी एमआईएल के परिपूरक पाठ वैचित्रमय असम से जिस जनगोष्ठी या जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उस जनगोष्ठी या उस जनजाति से के रहने वाले विद्यार्थी आपके सहपाठी भी है। आज हम जिस जनगोष्ठी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उसका नाम है मणिपुरी, जो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। असम विभिन्न जनगोष्ठियों का आवास स्थल है। असम विभिन्न जनगोष्ठियों का आवास स्थल है, मतलब विभिन्न प्रकार के जनगोष्ठी जनजाति के लोग असम में रहते हैं। इतिहास लेखन शुरू होने से पहले से ही विभिन्न समय पर विभिन्न जनगोष्ठी के लोग इस मनमोहक उपजाऊ भूखंड पर आए। मतलब इतिहास लिखना जब से इतिहास लिखना शुरू हुआ है, उससे पहले से विभिन्न समय विभिन्न जनगोष्ठियों के लोग इस मनमोहक उपजाऊ मतलब फर्टाइल भूखंड मतलब भूमि का एक हिस्सा पर आए हैं। इन जनगोष्ठियों में मणिपुरी प्रमुख है। इन जनगोष्ठियों में मणिपुरी भी प्रमुख जनगोष्ठी है। असम में मुख्य रूप से बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी में मणिपुरी लोग निवास करते हैं। असम में मुख्य रूप से बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी में मणिपुरी लोग निवास करते हैं। मतलब बराक वैली हम लोग इधर में और ब्रह्मपुत्र वैली गुवाहाटी साइड में मणिपुरी लोग रहते हैं। बराक घाटी के काछार, हाइलाकांदी और करीमगंज जिले में मणिपुरी रहते हैं। बराक घाटी में मतलब बराक वैली में हाइलाकांदी तीनों जिलों में भी, जैसे हाइलाकांदी, करीमगंज और काछार, इन तीनों जिले में भी मणिपुरी के लोग रहते हैं। सन 1819 में मान राजा के सेनाओं ने मणिपुर राज्य पर हमला किया था। मान राजा के सेना ने मणिपुर राज्य पर हमला किया था। कहा जाता है कि मान सेना के बर्बर अत्याचार, बर्बर मतलब असभ्य जंगली जैसा अत्याचार मान सेना के लोगों ने मणिपुरी लोगों के ऊपर किया था, और उत्पीड़न मतलब सताना, इतना ज़्यादा सताया है उन लोगों को, हैरेसमेंट करना से तंग आकर, इन सब चीज़ों से तंग आकर मणिपुरी लोग काछार, सिलेट, वर्तमान बांग्लादेश में है सिलेट, आदि स्थानों पर गए। मतलब वो लोग उधर से निकलकर भाग गए, चले आए। ठीक है। बाद में ये लोग अपने मूल स्थान में ना लौटकर, बाद में भी ये लोग मूल स्थान जो मणिपुर में था उधर में ना लौटकर काछार, वर्तमान काछार, हाइलाकांदी और करीमगंज जिला मतलब हम लोग के बराक वैली में जिले में स्थायी रूप से रहने लगे। बाद में ये लोग अपने मूल स्थान पर वापस नहीं लौटे। वो लोग इन सब जगहों में काछार, करीमगंज, हाइलाकांदी, इन सभी डिस्ट्रिक्टों में रहने लग गए, स्थायी रूप से रहने लगे ये लोग। यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र घाटी के विभिन्न स्थानों पर फैलकर अपनी बस्ती स्थापित कर ली। और ब्रह्मपुत्र घाटी में भी विभिन्न स्थानों पर वो लोग चले गए और उधर में जाकर अपनी मणिपुरी बस्ती बोल के एक जगह बना ली, अपना बस्ती स्थापित कर ली। जैसे हम लोग घाट में भी है एक मणिपुरी बस्ती, ऐसे फतेहपुर घाट में। वर्तमान के होजाई जिले कामरूप, महानगर जिले के गुवाहाटी, उदालगुरी, कार्बी आंलंग, डिमा हासाओ, ऊपरी असम के शिवसागर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, लखीमपुर आदि में कम अधिक संख्या में मणिपुरी भाषी लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं। और वर्तमान में होजाई, कामरूप, महानगर, इन सभी जगहों में भी ब्रह्मपुत्र घाटी में, इन सब जगहों में मतलब ब्रह्मपुत्र वैली में, इन सब जगहों में वो लोग स्थायी रूप पे, मणिपुरी भाषी लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं। परमानेंटली वो लोग उधर में रह रहे हैं। मणिपुरी या मीतई शब्द भाषा और संप्रदाय दोनों को दर्शाता है। मैतई और मीतो भाषा शब्द की संप्रदाय को वो लोग दर्शाते हैं। मैतई और मीतोई लोग की भाषा है। यह मैतई और मीतो लोग की भाषा है। लोन शब्द का अर्थ है भाषा। मीतो लोन जो लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है भाषा। इस जनगोष्ठी के लोग तिब्बत बार्मी भाषा परिवार के अंतर्गत है। ये लोग तिब्बती बार्मी भाषा के परिवार के अंतर्गत है। मयक मणिपुरी लोगों की अपनी लिपि है। मीतोई मणिपुरी लोगों की लिखने का जो ढंग होता है, अपनी लिपि है उन लोगों का। सन 1992 में मणिपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। मणिपुरी भाषा को सन 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
शामिल किया गया है, संविधान में उनको लिया गया है। मणिपुरी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड के अलावा दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट एशिया के म्यांमार और बांग्लादेश में भी इस भाषा का प्रचलन है। मणिपुर, असम में भी चलता है। असम में कुछ कुछ जगह पे जो पे मणिपुरी लोग रहते हैं उधर में मणिपुरी भाषा चलता है। त्रिपुरा में भी मणिपुरी लोग रहते हैं उधर में मणिपुरी भाषा चलता है। मिजोरम में भी चलता है, मेघालय में भी चलता है, नागालैंड में भी चलता है। इन सब के बावजूद दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट एशिया के कुछ जगहों पे जैसे म्यांमार, बांग्लादेश में भी इस भाषा का प्रचलन है, ये भाषा उधर में भी चलता है। असम सरकार ने सन 1956 में मणिपुरी बहुल इलाकों में निम्न प्राथमिक विद्यालयों और सन 1984 में हाई स्कूल स्तर पर मणिपुरी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित किया। मतलब शिक्षा के लिए असम सरकार ने 1956 में मणिपुरी बहुल इलाकों में मणिपुरी लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे निम्न प्राथमिक विद्यालय मतलब एलपी स्कूल, एमई स्कूल में विद्यालय में मणिपुरी भाषा को चालू किया और सन 1984 में हाई स्कूल स्तर पर मणिपुरी भाषा को शिक्षा के माध्यम में प्रचलित किया वो लोग। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र घाटी में रह रहे मणिपुरी स्कूल, कॉलेज आदि में असमिया भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और मणिपुरी भाषा के लोग जो लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली में रहते हैं, वो लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं उधर में असमिया भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण कर ले, असमिया भाषा को वो लोग सीखते हैं उधर में स्कूल में। मणिपुरी या मीतई समाज 7 एक छलाई अर्थात गुटों में विभक्त है। 7 गुटों में वो लोग विभक्त हो पाठ किया गया है उनको। ये है मंगांग, निथौजा, लुबांग, खुमन, मोइरांग, आगोम, खाबा, गानबा और चंगले। ये प्रत्येक गुट कुछ उपगुटों में मतलब गुट मतलब किसी चीज़ का उपयुक्त मतलब उनके समान, किसी कुल का समान समझो, हैं, गुटों में विभक्त है। इन सब पाठ किया गया है उनके लोगों को। इन उपगुटों के युमनाक या सागई कहा जाता है। इन उपगुटों को उमनाक या सगई कहा जाता है। मणिपुरी समाज को इस एक छलाई व्यवस्था के ने एकजुट कर रखा है। एक छलाई व्यवस्था ने उन लोगों को एकजुट करके रखा है, एकत्रित करके रखा है, यूनिटी के साथ रहने के लिए बाध्य करके रखा हुआ है। मणिपुरी समाज के प्रत्येक युमनाक या सागई में वंशानुगत रूप से ज्येष्ठ पुत्रों को उत्तराधिकारी के स्वरूप पीवा की पदवी दी जाती है। हैं, मणिपुरी समाज में प्रत्येक युमनाक मतलब ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा बेटा होता है उनको उत्तराधिकारी मतलब पापा के बाद उसका स्थान है। ये इसके लिए पीवा की पदवी दी जाती है। उनके ऊपर ज्येष्ठ पुत्र को पीवा की उपाधि दी जाती है। पीवा अपने गृह देवता अर्थात उमलाई की पूजा अर्चना के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीवा अपने गृह देवता, घर के जो देवता होते हैं, भगवान जो होते हैं उनका अर्थात उमलाई की पूजा अर्चना, उनका देवता का नाम उमलाई है, उसकी पूजा अर्चना के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पूजा अर्चना के बाद ही सब कुछ वो करते हैं। मणिपुरी खेती की सुविधा के लिए आमतौर पर नदी के किनारे या आसानी से पानी प्राप्त होने वाले स्थान पर गांव बसाते हैं। वो लोग खेती की सुविधा लेके, वो लोग कृषि प्रेमी हैं शायद, अभी तक बताया नहीं है, इसलिए वो खेती की सुविधा के लिए वो लोग खेत कृषि जो करते हैं उसकी सुविधा के लिए वो लोग ज़्यादातर पानी जहाँ का सुव्यवस्था जहाँ पर हो उधर पे ही अपनी बस्ती बनाते हैं, अपने गांव बसाते हैं। मकान की 4 दीवारी पर मिट्टी लेपन, मकान के चार दीवारों पर वो लोग मिट्टी लेपते हैं। मणिपुरी गांव की एक उल्लेखनीय व्यवस्था है, ये मिट्टी लेपन उनकी उल्लेखनीय व्यवस्था है। इसे लेपन तख्तपा कहा जाता है, इसको लेपन तख्तपा कहा जाता है। गांव को परिचालित करने के लिए खून अहन अर्थात मुखिया की व्यवस्था थी। गांव को संचालित करने के लिए पहले ज़माने में खून अहन की व्यवस्था थी, मतलब मुखिया की व्यवस्था थी। गांव में एक मुखिया बनाया जाता था। वर्तमान में खून अहन का महत्व घट गया है। अभी कोई खून अहन नहीं होता है, मतलब कोई भी मुखिया नहीं होता है, ये व्यवस्था घट गया है, कम हो गया है। गांव के सामाजिक जीवन में शांति और आत्मीयता से रहने के लिए प्रत्येक गांव में एक सामाजिक संगठन गोपाल हंजवा और गोपाल हिदंग होता है। प्रत्येक गांव में एक सामाजिक संगठन गोपाल हंजवा और गोपाल हिदंग होता है। गांव में एक सिंगलुप होता है, गांव में एक सिंगलुप भी होता है। इसका कार्य समाज कल्याण होता है। इसके इन सभी चीज़ों का संगठन का काम होता है समाज का कल्याण साधन करना।
मणिपुरी संस्कृति में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मणिपुरी संस्कृति में महिला का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मणिपुरी कल्चर में महिला के बिना कोई भी धार्मिक कार्य या सामाजिक आयोजन आदि का शुभारंभ नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के बिना कोई भी धार्मिक कार्य हो, धर्म के लिए कोई भी कार्य हो या सामाजिक कोई भी कार्य हो, इनमें शुभारंभ नहीं किया जा सकता है बिना महिलाओं के। इस मामले में महिला का स्थान पुरुष के समान होता है। इन सभी मामलों में, धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, इन सब में महिला का स्थान पुरुष के समान ही होता है। मणिपुरी महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर अपनी संस्कृति को अटूट रखी है। मणिपुरी महिलाएं पारंपरिक, उनके ट्रेडिशनल ड्रेस को वो पहनते हैं और अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को अटूट रखते हैं। मणिपुरी लोगों का मुख्य आहार चावल है। उनका मुख्य आहार है चावल तथा मछली प्रिय खाद्य है, तथा मछली उन लोगों का प्रिय खाद्य है। सामाजिक रूप से मांस का सेवन निषिद्ध है। सामाजिक रूप से वो लोग मांस का सेवन निषिद्ध है। मणिपुरी वैष्णव होते हुए भी वे अपने कुल देवताओं लाइथिंगनो सनामोही, उनका कुल देवता जो होता है, वंश के जो देवता होते हैं कुल देवता, लाइथिंगो सनामोही, लाइटनिंगथो सनामोही, इमा लैमरैन सिद्धि आदि देवी देवताओं का लोकाचार के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। लोग के अनुसार लोकाचार जो चल रहा है, ट्रेडिशन जो चल रहा है समाज में, उनके अनुसार ही वो लोग इन सब देव देवताओं का पूजा करते हैं। मणिपुरी लोग मूलतः कृषिजीवी होते हैं। जो मैंने पहले बोला था, मणिपुरी लोग मूलतः कृषिजीवी है। वो लोग खेत कृषि करके जीवन धारण करते हैं। वो लोग, उनका समाज और संस्कृति कृषि पर आधारित है। उनका समाज और संस्कृति जो कल्चर है सोशल कल्चर जो है वो सब कुछ कृषि के ऊपर आधारित है। मणिपुरी उत्सव लाई हराउआ कृषि आधारित होते हुए भी लोकाचार से जुड़ा हुआ है। लाई हराउआ कृषि आधारित है लेकिन वो लोकाचार के ऊपर चलता है। लाई हराउआ का अर्थ है अदृश्य आराध्यों को संतुष्ट करना। जैसे भगवान को हम कोई भी नहीं देखते, फिर भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह जो भी हो, तो उनको हम लोग मानते हैं, उसको ही लाई हराउआ कहा जाता है। मतलब अदृश्य आराध्य, जिसके आराध्य हम लोग करते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। अदृश्य मतलब ना देखना है, और उनको संतुष्ट करने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं। लाई हराउआ मणिपुरी संस्कृति का दर्पण है। लाई हराउआ मणिपुरी संस्कृति का दर्पण है, मतलब आईना है। मणिपुरी अपने आदिम जड़ देवता उमगलाई, जो मूल से ही उनका देवता है, उमंगलाई पूजा प्रांगण में प्रतिवर्ष लाई हराउफम की पूजा करते हैं। लाई हराउफम की पूजा करते हैं वो लोग। लाई हराउआ के प्रधान कलाकार माईवा माईवी होते हैं। प्रधान कलाकार जो होता है माईवा और माईवी। इस नृत्य का प्रधान वाद्य यंत्र पैना होता है। ये जो नृत्य होता है इसका प्रधान वाद्य यंत्र होता है पैना। पैना बिना की तरह एक वाद्य यंत्र है। पैना जो होता है वो बिना की तरह देखने में एक वाद्य यंत्र होता है। थावल चोंगवी माईवी मोईवी जोगोई लाई हराउआ नृत्य, ये सब लाई हराउआ नृत्य का नाम है। ये लाई हराउआ नृत्य का नाम है। मणिपुरी लोक संस्कृति की अमूल्य संपदा है। ये सभी चीज़ मणिपुरी लोक संस्कृति की अमूल्य संपदा है, अमूल्य चीज़ है जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। यह नृत्य मणिपुरी जातीयता और जातीय गौरव की पहचान है। ये नृत्य जो है ये मणिपुरी जातीयता और जातीय गौरव का पहचान रखता है। लाई हराउआ उत्सव के अलावा सजीबू चैराउवा उत्सव वैशाख महीने में 5 दिवसीय कार्यक्रम के साथ नववर्ष पर आयोजित किया जाता है। वैशाख महीने में 5 दिन के कार्यक्रम के साथ ये उत्सव आयोजन किया जाता है। सजीबू चराउआ ये उत्सव। मणिपुरी लोग आत्मीयता, वैवाहिक संबंध, एक या गुट व्यवस्था के जरिए अपनी धार्मिक रीति नीति लोकाचारों की रक्षा करते हुए विभिन्न जनगोष्ठियों के साथ समन्वय बनाकर जीवन यात्रा जारी रखे हुए हैं। मणिपुरी लोग आत्मीयता रखते हैं, लोगों से मिलके वैवाहिक संबंध में बंध कर एक या गुट व्यवस्था में एक साथ मिलकर गुट व्यवस्था में के जरिए अपनी धार्मिक रीति नीति, अपनी धार्मिक जो नीति नीति है उनका, वो ये सब को मानकर लोकाचारों की रक्षा करते हुए, जो लोकाचार है उनके रक्षा करते हुए विभिन्न जनगोष्ठियों के साथ, विभिन्न लोगों के साथ मिलकर समानता बनाकर जीवन यात्रा रख रहे हैं। जैसे हम लोग के आसपास भी, तुम लोग के क्लासमेट भी, जो भी तुम्हारे साथ रहते हैं वो तुम्हारे साथ मिलकर रहते हैं, ऐसे ही वो लोग अपने जीवन यात्रा जारी रखे हुए हैं। कई मणिपुरी लोग असम या जातीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवदान देकर स्मरणीय हो गए हैं। बहुत सारे मणिपुरी लोग अपने असम की जातीय जीवन
के विभिन्न क्षेत्रों में वो लोग अपना महत्वपूर्ण अवदान देकर, महत्वपूर्ण भागीदारी देकर स्मरणीय हो गए हैं। उनमें से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में नीचे संक्षेप में बताया गया है। उनमें से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। नाउरिया फुलो उनमें से एक महापुरुष का नाम है। आधुनिक मणिपुरी साहित्य के कर्णधारों में नाउरिया फुलो भी अग्रणी है। आधुनिक मणिपुरी साहित्य के कर्णधारों में जिन लोगों ने मणिपुरी साहित्य को समृद्ध बनाया है, उनमें से नाउरिया फुलो बोई का स्थान भी बहुत आगे है। असम के हाइलाकांदी जिले के राजेश्वरपुर मौजे के लाइस्रोम खून नामक गांव में 24 अगस्त 1888 को नाउरिया फुलो का जन्म हुआ था। 24 अगस्त हमारे नियर बाई जिले में उनका जन्म हुआ था। वे नाउरेम चावा और थम्बी देवी की 5वीं संतान थे। और नाउरेम चविया उनके पिता का नाम और थम्बी देवी की 5वीं संतान थी, 5 नंबर संतान थे वो। जन्म के समय सांचे में ढले सुंदर गटीला शिशु का नाम दादाजी ने फुंद्रई अर्थात कुंद रखा। ठीक है, जन्म के समय वो बहुत सुंदर थे, गटीला शिशु था, बहुत अच्छा देखने में सुंदर शिशु था, इसलिए उनका नाम फुंद्रई अर्थात कुंद रखा था। विद्यालय के शिक्षक ने फूल की तरह सुकुमल बच्चे का नाम फूलो रख दिया। विद्यालय के शिक्षक ने फूल की तरह देखने में सुंदर बच्चे का नाम फूलो रख दिया। उनके पूर्वज राजेंद्र शासित मणिपुर देश की प्रजा थे। वो राजा के द्वारा शासित मणिपुरी देश के प्रजा थे। उनका कोई एक परदादा राज दरबार में अधिकारी थे। राज दरबार के अधिकारी थे, उधर में काम करते थे। बाद में महान आक्रमण से तंग आकर, बाद में महान राजा ने जब आक्रमण किया तब तंग आकर परदादा हेरांदो स्वदेश छोड़कर लाइस्रोम खून गांव में स्थायी रूप से बस गए। हेरांदो स्वदेश छोड़कर मतलब मणिपुर राज्य को छोड़कर वो लोग आकर लाइस्रोम खून जो हाइलाकांदी में है उस जगह पर स्थायी रूप से बस गए। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में मतलब 1920 से लेकर 1930 तक मणिपुरी आधुनिक साहित्य के अरुणोदय भोर का समय था। मतलब सभी नया सुबह होने का शुरुआत था आधुनिक साहित्य का। इस दशक में ही पश्चिमी शिक्षा से शिक्षित कुछ मातृभाषा प्रेमियों ने साहित्य सृजन पर ध्यान दिया। पश्चिमी शिक्षा मतलब हम लोगों के बाहर के कंट्रियों के शिक्षा, जैसे अंग्रेजी शिक्षा, मतलब लंदन के शिक्षा जो कहते हैं, उन शिक्षाओं से शिक्षित कुछ मातृभाषा प्रेमियों ने, जो मणिपुरी भाषा लोग जो बाहर से जब पढ़ाई लिखाई करके आए थे, ऐसे में प्रेमियों ने साहित्य का सृजन किया। मणिपुरी साहित्य का सृजन के ऊपर, सफलता के ऊपर ध्यान दिया। नाउरिया फुलो ने अध्यापन के समय से ही अनुवाद के जरिए साहित्य चर्चा शुरू की। अध्यापन के समय, जो वो पढ़ाई लिखाई करते थे तब से समय वो साहित्य चर्चा के ऊपर साहित्य अनुवाद करने, ट्रांसलेशन के जरिए साहित्य चर्चा शुरू की। ट्रांसलेशन के जरिए, कोई भी भाषा के ट्रांसलेशन के जरिए, मणिपुरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के जरिए वो अपने साहित्य चर्चा शुरू की था। क्या था? सन 1918 से सन 1919 तक हिंदू उपाख्यान की कहानियों पर, हिंदू के जो कैसे जन्म हुआ, कैसे मृत्यु हुआ, हिंदू का जो रिलीजन कैसे स्टार्ट हुआ, इन सब की कहानियों को कुल 5 नाटकों की रचना की। इन सब को पढ़कर उन्होंने कुल 5 नाटकों की रचना की थी। यह है इनिगथो हरिश्चंद्र मतलब राजा हरिश्चंद्र, सीता वनवास, रमना वनवास तगी हलल कल बदा, वनवास से राम की वापसी, दुष्यंत शकुंतला व श्रवण कुमार। इसके बाद सन 1903 से 1940 के 11 वर्षों में कविता और निबंध के कुल 19 ग्रंथों की रचना की। कविता और निबंध के वो कुल 19 ग्रंथ की रचना किए थे। उनके गद्य रचनाओं में मीते हब मोबारी, मीते का इतिहास, गौर धर्म चंकपा मतांग, गौर या गौरीय धर्म स्थापना का संधिकाल, मितई एलहोई मयक मतलब मितई प्राचीन लिपि, अहन याथंग गुरु उपदेश, हरकपा अमसुंग हबम पुरावृत्त, बामनोगी मोतिक ब्राह्मणों का प्रभाव व एगी बारेंग मेरा गद्य निबंध इत्यादि प्रमुख है उनकी गद्य रचना में। उनकी पद्य रचना है उमलाइरोन,
सन 1930 गृह देवी देवी का स्तोत्र मतलब श्लोक के ऊपर आधारित है वो कविता। सिंथा चौथारोन सन 1930 में धार्मिक रीति नीति का मंत्र, धार्मिक रीति नीति का जो मंत्र होता है उनके ऊपर। शोकक थिरेन सन 1931 में सृष्टि तत्व कथा, सृष्टि कैसे हुआ था देश का, ये सब के ऊपर। चिंगनू लाइरो चिंगनू देवी का स्तुति मंत्र, चिंगनू देवी को खुश करने के लिए जो मंत्र पढ़ा जाता है उसको। टेंग बनवा अमसुंग लाइनिंग गोथो लाइपाओ सन 1933 सृष्टिकर्ता कथोपकथन। और लाइनिंग थो सोनामोही का कथोपकथन। थाई नोंगनिंग सन 1936 आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धर्म मार्ग का उपदेश। पाम हेवा सन 1947 पामहेवा जीवन चरित। अथवा सैरंग सन 1934 श्रेष्ठ कविता इत्यादि, ये उनकी श्रेष्ठ कविता थी अथैवा सैरंग। नावरिया फूलों ने अपनी विचारधारा के केवल 12 अनुरागियों को लेकर 13 अप्रैल 1930 ईवी में मतलब ईस्वी शताब्दी में ख्रीष्ट पूर्व में को अपकोमा मरूप अपकोमा समाज का गठन किया, अपकोमा समाज का गठन किया। इस मंच के जरिए अपने आदर्शों के प्रचार और प्रसार में वे दोगुन उत्साह से जुड़ गए। अपने आदर्शों का, उनका जो आइडियल था उनका प्रचार प्रसार में वो दोगुनी उत्साह से जुड़ गए। कालांतर में मणिपुरी के में अपकोपा समाज का गठन किया और उसके बाद उन्होंने मणिपुरी में भी अपकोपा समाज का गठन किया। वे आम लोगों की नज़र में पुनरुत्थानवादी मतलब फिर से किसी चीज़ की उन्नति करने वाले नायक बने, उन्नति करने वाले नायक बने। फिर दोबारा से कोई भी चीज़ पुनरुत्थानवादी मतलब दोबारा से किसी चीज़ की उत्थान होना। किसी कविताएं आध्यात्मिक भाव और प्राचीन गौरव का गुणगान, उनकी कविताएं जो है वो उसमें आध्यात्मिक ज्ञान और प्राचीन गौरव का गुणगान, विलुप्त मितोय देव देवियों का के स्रोत या श्लोक, स्तुति मंत्र, गीत आदि से परिपूर्ण है। ये साहित्य के अमूल्य धरोहर है। ये सभी चीज़ साहित्य के अमूल्य अमानत है या धरोहर है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी नावरिया फूलो 30 जून 1941 को मात्र 53 वर्ष की अल्पायु में स्वर्ग सिधार गए। उनका देहावसान मात्र 53 साल की उम्र में ही हो गया था। उसके बाद दूसरे है नित्य गुरु के यतीन्द्र सिंह, विश्व भारती शांति निकेतन संगीत भवन के सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड, शांति निकेतन के संगीत भवन से सेवानिवृत्त रिटायर्ड प्राचार्य प्रधान अध्यापक। सम्मानित नित्य गुरु अध्यापक के यतीन्द्र सिंह का जन्म 22 अप्रैल 1943 को असम के काछार जिले के लखीमपुर में हुआ था। काछार जिले के लखीमपुर में हुआ था उनका जन्म। गुरु के यतीन्द्र सिंह मणिपुरी नट संकीर्तन के गुरु के कामिनी सिंह और श्रीमती पोषौत लोइमा देवी के सुपुत्र थे। पोषौत लोइमा देवी के सुपुत्र थे वो। बचपन से ही वे अति विनम्र मतलब पोलाइट, विनयी मतलब नम्र, संगीत व नृत्य प्रेमी थे, संगीत करते थे, वो नृत्य प्रेमी भी थे। वंश की परंपरा को बरकरार रखते हुए उन्होंने शैशव काल में ही पिता के कामिनी सिंह से नट संकीर्तन और नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। शैशव काल से ही वो उनके वंश परंपरा को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने पिता से ही नाट संकीर्तन और नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा जो होता है वो प्राप्त की नृत्य का। बाद में उस समय के मणिपुरी राज्य के प्रख्यात नृत्य गुरु, बाद में उसके बाद मणिपुरी राज्य के प्रख्यात जो सुनामधन्य नृत्य गुरु लोकेश्वर गुरु आमुबी और गुरु अतम्बा से नृत्य की तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने लोकेश्वर और आमुबी और अतोम्बा इन सभी विख्यात गुरुओं से, मणिपुरी विख्यात गुरुओं से उन्होंने नृत्य की तालीम ली, नृत्य की शिक्षा ली। सन 1965 में छात्रवृत्ति प्राप्त कर, स्कॉलरशिप प्राप्त कर वे विश्व भारती शांति निकेतन में नृत्य की शिक्षा प्राप्त करने गए। वो विश्व भारती शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नृत्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उधर में गए। नृत्य शिक्षा पूरी कर वे वही नृत्य एवं संगीत विभाग में अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए और शांति निकेतन में ही स्थायी रूप से रहने लगे। और नृत्य का शिक्षा खत्म होने के बाद भी वो उधर में शिक्षकता शुरू कर दी।
और उधर में ही स्थायी रूप से परमानेंटली उधर में ही रहने लगे। अध्यापन के साथ साथ वे नित्य साधना से जुटे रहे। अध्यापन के साथ साथ और पढ़ाने के साथ साथ नित्य के साधना भी करते थे, नित्य का प्रैक्टिस करते थे रोज बरोज। विभिन्न नृत्यों के संयोजन और संमिश्रण के जरिए उन्होंने नई आधुनिक नृत्य शैली विकसित कर विद्यार्थियों को सिखाई। नई आधुनिक जो नृत्य शैली है उसको अच्छा बनाकर वो बच्चों को भी वो सब सिखाते थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर आयोजित नृत्यों की कई कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों तथा सांस्कृतिक समारोह में नृत्य प्रदर्शित कर तथा विचार प्रकट कर दर्शकों का हृदय जीतने में वे सफल हुए। उनका नृत्य वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, बहुत सारे सामूहिक अनुष्ठानों में भी दिखाकर दर्शकों का, ऑडियंस का मन जीत लिए थे, वो सफल हुए थे, मन जीतने में सफल हुए थे। उन्होंने शांति निकेतन में ऐसे कई कार्यशालाओं और विचार गोष्ठियों का आयोजन कर मणिपुरी और रविंद्र नृत्यों की श्रीवृद्धि का लगातार प्रयास किया। श्रीवृद्धि मतलब सफलता का लगातार उन्होंने प्रयास किया था मणिपुरी नृत्य और रविंद्र नृत्य का। उनके तत्वावधान तथा निर्देशन में उनके छात्र छात्राओं ने विश्व भारती के संगीत विभाग में, उनके छात्रों ने विश्व भारती संगीत विभाग में कलाकारों के साथ दक्षिण अमेरिका, चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, रूस, म्यांमार और बांग्लादेश समेत दुनिया के विभिन्न देशों में मणिपुरी और रविंद्र नृत्य का मंचन कर काफ़ी प्रशंसा प्राप्त किया। इन सब देशों में जाकर उन लोगों ने, उनके छात्र छात्राओं ने उनके साथ जाकर नृत्य प्रदर्शन करके काफ़ी प्रशंसा प्राप्त की। लोगों ने उनकी सुनाम बताया कि वो बहुत अच्छे नृत्य कलाकार हैं, ऐसे कुछ ये सब हासिल किया उन्होंने, प्रशंसा प्राप्त किया उन्होंने। उनके पैरों में जादू, जैसे जादू था, उनके पैरों में नृत्य जब करते थे उनके पैरों में जैसे जादू था। जब वे नृत्य करते थे तो दर्शकों को लगता था, दर्शकों को, ऑडियंस को ऐसा लगता था जैसे शून्य में हवा के ताल पर नाच रहे हैं। शून्य में सिर्फ हवा के ताल पर वो नाच रहे हैं। नृत्य करते वक्त वे उतने ही सरल, जीवंत और शिल्पमय लगते थे। नृत्य करते वक्त उनको देखने में उतने ही सरल, मतलब जिस चीज़ को आसानी से प्राप्त किया जाए, सरल, जीवंत कोई चीज़, जीवित कोई चीज़ शिल्पमय भंगिमा से नाच रहा है। स्वनामधन्य कलाकार ने देश विदेश से प्राप्त सम्मान और गौरव से अधिक अपने असंख्य विद्यार्थियों और प्रशंसकों की श्रद्धा और स्नेह को उत्थापन की उल्लेखनीय सफलता मानते हैं। वो जो स्वनामधन्य कलाकार थे, उन्होंने, यतीन्द्र सिंह ने देश विदेश के प्राप्त सम्मान, देश विदेश से उनको जो भी सम्मान मिला है, इन सब के बाद भी वो अपने गौरव के, अपने प्राइड की बात वो ये कहते थे कि अधिक अपने असंख्य विद्यार्थी, उनके जो असंख्य विद्यार्थी थे और प्रशंसकों को, मतलब जो उनके बारे में प्रशंसा करते थे, कि श्रद्धा और स्नेह को उत्थापन उल्लेखनीय सफलता मानते हैं। उनका, उन सब का श्रद्धा और स्नेह जो उनको मिला है वही उनका उल्लेखनीय सफलता है, वही सबसे बड़ी सफलता है उनका। जो लोग उनके बारे में बात करते हैं, उनके बच्चे, जो स्टूडेंट्स जो है वो उनसे प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं इनके बारे में। विश्व भारती शांति निकेतन में पहले अध्यापन तथा अंत में कुछ वर्षों तक प्राचार्य का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते वक्त, पहले अध्यापन किया, शिक्षक बने, उसके बाद प्रधान अध्यापक का दायित्व निभाते हुए निभाने के बाद वे सन 2010 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट हुआ उनका। सेवानिवृत्त के बाद भी संगीत, नृत्य, नाटिका आदि में जीवन के अंतिम क्षण तक अपने सेवा प्रदान किए, और सेवा से रिटायर्ड होने के बाद भी वो संगीत, नृत्य, नाटिका आदि में अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपना सेवा प्रदान की। सब कुछ दिया उन्होंने नृत्य में, संगीत में। उन्होंने श्रीधार और मीर जिंगानसा नामक 2 टेलीफिल्म में भी अभिनय किया था। उन्होंने श्रीधार और मीर जिंगानसा नामक 2 टेलीफिल्मों में भी, शॉर्ट फिल्मों में भी अभिनय किया था। गुरु के यतीन्द्र सिंह को सन 2006 में मणिपुरी साहित्य परिषद असम ने नृत्य गुरु की उपाधि दी। 2010 में राजकुमार बुद्धिमंत मेमोरियल डांस अकादमी त्रिपुरा ने राजकुमार मेमोरियल अवार्ड दिया। त्रिपुरा सरकार ने उनको राजकुमार मेमोरियल अवार्ड दिया। सन 2012 में मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फल ने नृत्य रत्न उपाधि, इम्फल से उनको नृत्य रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया। मणिपुरी नृत्य के विरल प्रतिभा के धनी नृत्य गुरु के यतीन्द्र सिंह ने 2 अप्रैल 2018 को सोमवार की रात शांति निकेतन के अबलपल्ली स्थित अपने निवास पर, अपने घर पर ही अंतिम सांस ली। अबलपल्ली में उनका जो निवास स्थान था शांति निकेतन में, उधर में अपनी अंतिम सांस ली उन्होंने, उनका देहावसान हुआ। समाज सेविका सरस्वती सिन्हा
समाज सेविका सरस्वती सिन्हा। असम आंदोलन की नेता व समाज सेविका सरस्वती सिन्हा का जन्म 4 सितंबर 1958 को होजाई जिला अंतर्गत लंका इलाके के आमपुखुरी गांव के एक कृषक परिवार में हुआ। आमपुखुरी गांव के एक कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ था सरस्वती सिन्हा जी का। उनके पिता का नाम बाहेंगबम जयचंद्र सिंह और माता का नाम बाहेंगबम फौजवी देवी था। उन्होंने आमपुकुरी निम्न प्राइमरी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। आमपुकुरी निम्न प्राथमिक स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा शुरुआती शिक्षा आरंभ की। काशीपुर एमबी स्कूल से छात्रवृत्ति के साथ एमबी पास कर काशीपुर एमबी स्कूल से उन्होंने छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप के साथ एमबी पास की। करने के बाद लंका राष्ट्रभाषा हाई स्कूल से 1916 में मैट्रिक परीक्षा पास की। 1916 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की लंका राष्ट्रभाषा हाई स्कूल से। नौगांव गर्ल्स कॉलेज से सन 1981 में बीए की डिग्री हासिल की। 1981 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की नौगांव गर्ल्स कॉलेज से। कुछ वर्षों के विराम के बाद सन 1993 में नौगांव कानून महाविद्यालय से कानून की स्नातक उपाधि प्राप्त की। एलएलबी भी उन्होंने प्राप्त की, एलएलबी की डिग्री ली उन्होंने। सन 1982 में असम सरकार के समाज कल्याण विभाग में आंगनवाड़ी कर्मी के रूप में, आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं उनके रूप में कार्य शुरू किया 1982 में। कुछ दिनों बाद आमपुखुरी एलपी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। एलपी स्कूल में वो शिक्षकता भी किए थे, शिक्षक बने थे। वे 14 सितंबर 1985 को शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए। शिक्षक पद से वो रिटायरमेंट ले लिए। सरस्वती सिन्हा की पहल पर सन 1905 में मणिपुरी भाषा साहित्य के उत्थान के लिए होजाई में पान मणिपुरी लिटरेरी फोरम अखिल मणिपुरी साहित्य मंच का गठन किया गया। उनके ही प्रयास से 2005 में अखिल मणिपुरी साहित्य मंच का गठन किया गया। इस मंच के नाम पर उन्होंने अपने पैसे से एक स्थानीय कवि शानोई राजकुमार के कविता संकलन नांगपोकथांग हंगले को सरस्वती प्रकाशन से प्रकाशित करवाया। उन्होंने अपने पैसे से एक कवि शानोई राजकुमार के कविता संकलन को नांगपोकथांग हंगले को सरस्वती प्रकाशन से प्रकाशित किया, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया। मणिपुरी भाषा साहित्य की उन्नति के लिए उन्होंने आजीवन निस्वार्थ भाव से, कोई भी स्वार्थ ना हो ऐसे भाव से कार्य किए। कानून की स्नातक सरस्वती सिन्हा ने सन 1996 में होजाई की शंकरदेव नगर अदालत में एक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट के रूप में काम शुरू किया। होजाई के शंकरदेव नगर अदालत में उन्होंने एडवोकेट के रूप में काम शुरू किया। अपनी वाक्पटुता, वाक्यों में कोई ना हरा पाए ऐसे प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत कोई भी उपयुक्त चीज़ का जवाब दे सके, जवाबदेही, ऐसे हाजिर जवाब जिन्हें कहा जाता है उसको प्रत्युत्पन्नमति बोला जाता है। और अध्यवसाय डिलीजेंस के कारण, इतने सारे गुणों के कारण अति कम समय में उन्होंने खुद को एक पेशेवर अधिवक्ता मतलब पेशेवर एडवोकेट के रूप में स्थापित कर लिया। उल्लेखनीय है कि वे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी की प्रथम मणिपुरी महिला अधिवक्ता थी। वो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी की प्रथम मणिपुरी एडवोकेट वो थी, उल्लेखनीय ये भी है। उन्होंने अंतःकरण से महसूस किया था कि नारी समाज में चेतना जागरण की ज़रूरत है। उन्होंने अपने दिल से महसूस किया था कि नारी समाज के जागरूकता होने की ज़रूरत है। इसलिए होजाई लंका नौगांव इलाकों की महिलाओं को विकास के लिए विभिन्न महिला संगठनों की स्थापना कर उन्होंने इसलिए होजाई नौगांव लंका इन सब जिलों के महिलाओं के जागरूकता के लिए उन्होंने विभिन्न महिला संगठन की स्थापना कर उन्होंने स्वयं उनका संचालन किया, खुद से ही उनका संचालन उनको परिचालित किया। उनमें से होजाई का मेरा पाइबी लूप अर्थात मशालधारी महिला वाहिनी नामक महिला संगठन सबसे उल्लेखनीय है। उनमें से मशालधारी महिला वाहिनी सबसे उल्लेखनीय है उन सब महिला संगठनों में। सन 1970 में पड़ोसी मणिपुर में ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज सोसाइटी नामक एक महिला संगठन का जन्म हुआ। समाज के अंधकार स्वरूप कुसंस्कारों को दूर कर मशाल की लो समाज को प्रकाशित करेगी। मशाल की लो समाज
को प्रकाशित करेगी, ये मानकर इस महिला वाहिनी ने समाज के कुसंस्कारों को, जितने भी भ्रष्टाचार थे, जितने भी कुसंस्कार थे समाज में, उनके खिलाफ संग्राम छोड़ दिया। उनके खिलाफ उन लोगों ने संग्राम आंदोलन छेड़ दिया। सबसे पहले समाज में मादक पदार्थ के सेवन और जुआ खेल को ख़त्म करने का अभियान चलाया। उन्होंने पहले समाज में मादक द्रव्यों का ग्रहण जो लोग करते थे, जो लड़के दारू पीते थे, मादक द्रव्य पदार्थ ग्रहण करते थे, ड्रग्स, दारू, इन सब के ऊपर जुआ खेलते थे, गैम्बलिंग जो लोग करते थे, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया उन लोगों ने। वे होजाई लंका की महिलाओं में नई चेतना पैदा करने में सफल रही। वो होजाई लंका जिले के महिलाओं में नई चेतना पैदा करने में सफलता अर्जन की। समाज सेवा के क्षेत्रों में उनके जीवन पर्यंत अवदान के लिए मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम ने सन 2012 में उन्हें समाज सेविका उपाधि से विभूषित किया। 2012 में मणिपुरी साहित्य परिषद ने उनको समाज सेविका उपाधि से विभूषित किया। 5 दिसंबर 2012 को उनका देहावसान हुआ। 5 दिसंबर 2012 को उनका देहावसान हुआ। नोंगथोम्बम विद्यापति सिंह मणिपुरी से बाहर प्रथम मणिपुरी एमएलए नोंगथोम्बम विद्यापति सिंह एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, वैराइटीज टाइप के प्रतिभा उनमें था। उनका जन्म 14 नवंबर 1912 को वर्तमान हैलाकंदी जिले के लाला शहर में हुआ था। लाला शहर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय ललित सिंह एक वैद्य और ज्योतिषी थे। ललित सिंह एक वैद्य थे जो पेड़ पौधों से लोगों का बीमारी का इलाज करते थे, वैद्य थे और ज्योतिषी थे, हाथ भी देखते थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। माता स्वर्गीय माइसन देवी असम के प्रथम मणिपुरी डिप्टी इंस्पेक्टर हिजम रोमेन सिंह की दीदी थी। उनकी माता जो थी हिजम रोमेन सिंह की दीदी थी, जो असम मणिपुरी के प्रथम डिप्टी इंस्पेक्टर थे। नोंगथोम्बम विद्यापति सिंह ने सन 1931 में कोलकाता विश्वविद्यालय के अधीन प्रथम विभाग में मैट्रिक पास की। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन में उन्होंने प्रथम विभाग में मैट्रिक पास की। इसके बाद सिलेट के मुरारीचंद कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सिलेट के मुरारीचंद कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट मतलब एचएस की परीक्षा पास की, मध्यवर्ती परीक्षा जिसे कहा जाता है। उस कॉलेज से ही उन्होंने 1935 में ढाका विश्वविद्यालय के अधीन इतिहास में ऑनर्स सहित बीए पास की। ढाका विश्वविद्यालय के अधीन होकर उन्होंने इतिहास के ऑनर्स के साथ उन्होंने बीए पास की। नोंगथोम्बम विद्यापति सिंह ने सन 1936 में काछाड़ जिले के सोनाई एमई स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया। उन्होंने 1936 में काछाड़ जिले के सोनाई एमई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के ऊपर कार्य शुरू किया, शिक्षकता शुरू किया उन्होंने। उस समय सोनाई इलाके में एमई पास करने के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय सोनाई के पास एमई स्कूल पास करने के बाद हाई स्कूल की शिक्षा लेने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए उन्होंने काफ़ी प्रयास कर सोनाई एमई स्कूल में हाई स्कूल की स्थापना और स्कूली शिक्षा की कमी पूरी की, और सोनाई एमई स्कूल में हाई स्कूल की स्थापना कर और स्कूली शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था उन्होंने किया। नोंगथोम्बम विद्यापति सिंह ने अति सरल एवं सादा जीवन बिताया। उन्होंने अति सरल और सादा जीवन, साफ सुथरा जीवन उन्होंने बिताया। हमेशा धोती कुर्ता पहनने वाले विद्यापति सिंह एक आदर्शवान पुरुष थे, एक आदर्शवान आइडियल पुरुष थे। वो केवल शिक्षा दीक्षा में ही नहीं बल्कि नाटक आदि सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी वे अग्रणी थे। नाटक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी, आदि कल्चरल जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें भी वो आगे रहते थे। उनकी अध्यक्षता में सन 1939 में काछाड़ मणिपुरी युवा संघ नामक एक संगठन की स्थापना हुई। काछाड़ मणिपुरी युवा संघ नामक एक संगठन की स्थापना हुई जहाँ पे युवक लोग रहते थे। इस संगठन के जरिए उन्होंने स्वजातीय युवाओं को जागृत किया। स्वजातीय मतलब उनके जाति के युवक को उन्होंने जागृत किया। सन 1935 के भारत शासन कानून के अधीन, सन 1935 के भारत को जो कानूनी लागू हुआ था उसके अधीन सन 1946 में आयोजित असम विधानसभा चुनाव में वे साउथ हैलाकंदी से निर्वाचित हुए थे। साउथ हैलाकंदी से वो निर्वाचित हुए विधानसभा चुनाव में। सन 1951 तक विधायक रहे और 1951 तक एमएलए बने रहे साउथ हैलाकंदी के। विधायक रहते समय उन्होंने अपनी मातृभाषा मणिपुरी के माध्यम में शिक्षा दीक्षा की सुविधा प्रदान करने की मांग कई बार उठाई। मातृभाषा मणिपुरी को शिक्षा में स्थान देने के लिए उन्होंने कई बार असम सरकार को
रिक्वेस्ट लेटर भेजा, सुविधा प्रदान करने की मांग कई बार उठाई। इसके फलस्वरूप, इसके बावजूद ही परवर्ती काल में आज के समाज में अभी भी मणिपुरी के बच्चे मणिपुरी MIL सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अगर स्कूल में वो फैसिलिटी हो हैं। इसके बावजूद परवर्ती काल में असम सरकार ने मणिपुरी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति दी और मणिपुरी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति मिला है। भारत स्वाधीन होने के बाद सन 1948 में पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे मणिपुरी भाषी लोगों की उत्पीड़न, मतलब उनकी खराब अवस्था, उनको टॉर्चर का, हैरासमेंट का जो चीज़ चल रहा था, उत्पीड़न की खबर पाकर, उत्पीड़न की हैरेसमेंट की खबर पाकर उन्होंने काछार के 3 मणिपुरी नेता और 100 छात्रों छात्राओं को वहाँ भेजकर, उधर 100 छात्रों और 3 मणिपुरी नेताओं को काछार के उधर में भेजकर, पाकिस्तान में भेजकर, पूर्वी पाकिस्तान में भेजकर वहाँ रह रहे मणिपुरी प्रजा और पड़ोसी लोगों को आपसी सद्भाव बनाकर एक साथ रहने का परामर्श दिया। 100 छात्र छात्राओं और 3 मणिपुरी नेताओं को उधर में भेजकर आपसी सद्भाव के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ बनाकर एक साथ रहने का परामर्श दिया, एक साथ एकजुट में रहने का परामर्श दिया। स्वजाति और जनता के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हुए, स्वजाति खुद की जाति मतलब मणिपुरी जाति के लिए और उनकी जनता के लिए निस्वार्थ भाव से, कोई भी स्वार्थ के बिना काम करते हुए 14 सितंबर 1954 को 42 वर्ष की अल्पायु में सोनाई शहर में नोंगथोम्बम विद्यापति सिंह का निधन हो गया। 14 सितंबर 1954, 42 वर्ष के अल्पायु में इस महान अनुभव का देहांत हुआ। ये था आज का आप लोगों का पाठ। अगर कोई भी परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। धन्यवाद।